ऐसा नहीं हुआ, अभी मॉडर्न जमाना भी आ गया है, हर एक वुमन इंडिपेंडेंट हो चुकी है ऑलमोस्ट, राइट। पर बहुत सारी ऐसी वुमेन्स भी है जो अभी घर पे ही है, उसको इंडिपेंडेंट बनना है पर उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं वो कहीं पर लैग कर रही है। तो फिर ऐसे में शादी क्यों करना है जब ये सब चीज़। बट जो इंटरनेशनल लेवल पे व्हीलचेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी है 11 लाख की प्राइस। गीता चौहान आजू बाजू आगे पीछे कुछ देखती रही, खुद के लिए सोचती है, खुद के लिए जी रही है, खुद के लिए करना है मुझे और मेरी टीम के लिए। और इम्पोर्टेंट मेरा है कि मेरा टारगेट एक वो है कि अगर मैं उस मुकाम पे पहुंचती हूँ तो मैं शायद 10 लोगों के रास्ते और खोल सकूँ। हाय गीता मैम, द मैत्री पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। आज आप हमारे शो में आए, आपका कीमती टाइम निकाला, आभार आपका। तो आज हम आपकी जर्नी की शुरुआत करते हैं। वुमेंस डे आ रहा है और आज मैं एक ऐसी आपकी स्ट्रांगली जर्नी लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हर एक वुमन एक गीता चौहान बने, है ना। तो मैम आप कहाँ से हो और आपका बचपन कहाँ से है, आपका एजुकेशन कहाँ से है, आप मुझे बताओ। पहले तो धन्यवाद बुलाने के लिए। वैसे तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और बॉम्बे में ही मेरा बॉर्न एंड बॉम्बे है। एजुकेशन भी यहाँ पे ही कंप्लीट किया और यहाँ पे सब कंप्लीट किया है जर्नली तो। और मेरी डिसेबिलिटी पोलियो है जो मुझे 5 साल की एज में हुआ था। और उस टाइम पे ऐसा था कि पोलियो का अवेयरनेस या इतना नहीं था काफ़ी टाइम पहले। आज तो घर घर आके लोग पोलियो ड्रॉप्स दे के जाते हैं। तो उस टाइम में मेरी फैमिली को भी कुछ पता नहीं था, बट मुझे जब हुआ तो काफ़ी लेट हो गया। और उसी स्ट्रगल में मेरी दीदी ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरे एजुकेशन के लिए हेल्प किया। मुझे उठा के स्कूल लेके जाते थे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो मैंने एजुकेशन कर पाई हूँ। मैं तो आज शायद घर पे ही होती थी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका एजुकेशन नहीं हुआ, आज वो घर पे ही बैठे हैं। तो एटलीस्ट मैं वहाँ तक तो पहुँच पाई। ओके, तो फिर आपकी जर्नी की शुरुआत मुंबई में कैसे हुआ? आप यहाँ की हो? जनरली तो मेरा बॉर्न एंड बॉम्बे यहाँ पे ही है, तो मैं यहाँ की हो गई। पेरेंट्स यूपी से बिलोंग करते हैं। हमारी फैमिली रिलेटिव घर सब है वहाँ पे। बट गांव जैसे शहर में डिसेबिलिटी को मेंटेन करना, एक्सेसिबिलिटी को लेना बहुत मुश्किल है। और मैं यहाँ पे पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे यही बेटर लगता है। वहाँ गांव जाके मैं क्या ही मैनेज कर पाऊँगी। गीता मैम, आप बास्केटबॉल खेलते हो, है ना, आप इंडिया टीम की कैप्टन हो, तो वो जर्नी मुझे जाननी है कि इतनी सक्सेस, इतनी स्ट्रगल, जैसे आपने बोला कि पोलियो से आपका जो डिसेबिलिटी था, तो यहाँ तक का बास्केटबॉल की जर्नी आपकी जाननी है कि इंडिया टीम की कैप्टन बनना आसान नहीं है। तो ये कैसा है? पहले तो पैरा स्पोर्ट्स को आप लोग कितना ही जानते हैं, बहुत रेयर। आज सोसाइटी में जब तक ओलंपिक में पैरालंपिक में मेडल्स नहीं आया तब तक कोई नहीं जान रहा था कि डिसेबिलिटी के लिए भी स्पोर्ट्स है। सो सेम मुझे भी पहले नहीं पता था। अवेयरनेस कम है इंडिया में, सपोर्ट भी उतना कम ही है जनरली। बट मैंने 2017 में स्टार्ट किया था बास्केटबॉल। मुंबई में टीम स्टार्ट हो रही थी और उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड थे, वो व्हीलचेयर पे क्रिकेट खेलते उत्तराखंड से। तो उन्होंने बताया बॉम्बे में टीम स्टार्ट हो रही है, ज्वाइन कर लो। तो मेरे लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड था कि ऐसे में क्या ही खेलूँगी और लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर डिसेबिलिटी है, फिर घर वालों का प्रेशर कि और कोई इंजरी हो गया और कुछ हो जाएगा। सो छोटी छोटी थॉट्स थे। बट मेरे फ्रेंड के प्रेशर पे मैं गई। वहाँ पे मैंने देखा अलग अलग डिसेबिलिटी के कुछ लोग थे जिन्होंने मतलब मैंने उन्हें खेलते भी नहीं देखा है कभी। सो वहाँ पे कुछ लोग थे, सर थे, कोचेस, उन्होंने गाइड किया कि हमें ऐसे व्हीलचेयर पे बास्केटबॉल खेलना है। तो मुझे तो पैरा स्पोर्ट्स ही नहीं पता, तो ओलंपिक क्या ही पता होगा। तो सेम चीज़ था। तभी हमने स्टार्ट किया, खेलने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे, मज़ा आने लगा। बस मुझे इंजॉय मिला तो मैंने कंटिन्यू खेलना स्टार्ट किया। उस टाइम पे हमारे पास ग्राउंड भी नहीं था और उसके साथ साथ व्हीलचेयर्स नहीं थी। व्हीलचेयर्स इतनी कॉस्टली आती है आज के टाइम में, और हमारे पास एक्सपेंसिव भी नहीं था कि हम ट्रैवल करें और वहाँ जाए 25 किलोमीटर दूर। तो बॉम्बे में एक रिहैब है, उसके बैक साइड में हम प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड तो काफ़ी ख़राब था, बट हमें जो मिल गया उस ऑप्शंस में हमें खेलना था। हम हॉस्पिटल के व्हीलचेयर को यूटिलाइज़ करते थे खेलने के लिए। सो वो व्हीलचेयर्स ऐसी कंडीशन में होती थी कि आप उस पर चला नहीं सकते हो, खेलना दूर की बात है। हम काफ़ी बार गिरते थे, उठते थे, बट जो था उसमें मैनेज करना था, तो हम कंटिन्यू खेलते रहे। एक साल हमने उस पर प्रैक्टिस किया और फिर 2017 में हमें एक 5 व्हीलचेयर्स मिली थी स्पोर्ट्स की, जिसकी प्राइस
45,000 to 50,000 आज के रेट में है, और बेसिक व्हीलचेयर्स है। सो हमने उससे स्टार्ट किया और नेशनल्स खेले, तब से लेके मैं अभी तक खेल ही रही हूँ। सो दैट्स ग्रेट। बस वो एक पैशन था, एक मज़ा आने लगा लाइफ में, बोलते ना एक किक चाहिए, तो वो मुझे वहाँ पे मिला और फिर नेशनल्स खेला। उसके बाद बैक टू बैक हमारी महाराष्ट्र वुमेंस टीम ने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है, वुमेंस टीम, और मेंस ने 7 टाइम्स गोल्ड मेडल जीता है और 1 टाइम सिल्वर। वाओ। सो मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं था कि मुझे कैप्टन बनना है या इंटरनेशनल लेवल तक मैं कभी पहुंच भी पाऊंगी। बस मैं मेरे बोलते ना मेरे रूटीन को, मेरे एक्टिविटी को मैं कंटिन्यू करती रही और उसका रिजल्ट मुझे आज मिला। आज दिमाग में कैसे आया कि बास्केटबॉल ही खेलना है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि Okay. मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है, नॉलेज ही नहीं। हमें जो ऑप्शंस दिखे, जिन्होंने गाइड किया, वे दिखाया उन्होंने, हमने शुरू कर लिया। सो खेलते खेलते मज़ा आने लग गया और इतना मज़ा आया कि अभी लास्ट 2 साल कंटिन्यू मैं इंडिया टीम की कैप्टन सेलेक्ट हुई हूँ। ओके। सो उस चीज़ को, जर्नी को बोलते ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। सो ड्रीम है ओलंपिक में मेडल लाना, होप्स कुछ हो जाए। दैट्स ग्रेट। नहीं, आपके दिमाग में ओलंपिक में मेडल लाना है ना, अभी इतने शॉर्ट टाइम में आप इतने पहुंचे हो, इंडिया टीम के कैप्टन हो, तो ऑफ कोर्स वो तो बहुत जल्दी, आई होप जल्दी हो जाए। अच्छा है हो जाए, बट वहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं है। हम बेसिक चीज़ों से ही पहले फाइट करते हैं, जैसे कि एक आज बॉम्बे टीम है, हमारी महाराष्ट्र टीम है वुमेंस की, मेंस की। हमारे पास 3 साल से इंडोर स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए। ओके। हम सेंटर को उसमें एक यूनिवर्सिटी का इंडोर कोर्ट था, हम वहाँ पे 5 साल प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट 3 साल पहले उन्होंने हमें हटा दिया ये एक्सक्यूज़ दे के कि व्हीलचेयर से ग्राउंड ख़राब होता है। ओह। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास जो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर आज के टाइम है, हर एक की कीमत 8 लाख रुपए है, माय गॉड। और वो पर्टिकुलर इंडोर स्टेडियम के लिए ही डिज़ाइन की गई है। तो मैनेज कैसे करते हो आप? वो सच कहूँ तो हम खुद बाय नहीं कर सकते उस व्हीलचेयर्स को। एज ए स्पॉन्सर्स, एज ए रेफरेंस किसी के ने सपोर्ट किया तो ही मिल सकता। मुझे भी वो व्हीलचेयर्स मिली है, मज़गांव डॉक नेवी कंपनी जो है उन्होंने स्पॉन्सर्स किया था, तो आज मेरे पास एक है। तो हमें हमारे इंडिया में कैसा भी चल रहा है कि व्हीलचेयर से ग्राउंड ख़राब होती है, ऐसे मेंटेलिटी लोगों ने ज़बरदस्ती क्रिएट की है। जनरली ऐसा है नहीं, बट अगर हमारे पास ग्राउंड नहीं है तो हम मेडल कहाँ से लाएंगे, कहाँ ओलंपिक पहुँचेंगे? तो वो ये ना कि आपके लिए हर एक बोल पाए कि भाई हमको ग्राउंड चाहिए, तो ऑफ कोर्स कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको सपोर्ट करे और आपको ग्राउंड भी दे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव मुझे ऐसा दिखा नहीं कभी आज तक। लास्ट 2023 में खेलो इंडिया में मेरा एक गोल्ड और एक सिल्वर था। फर्स्ट टाइम पैरा का खेलो इंडिया हुआ था, उसमें सिलेक्ट हुई थी। हाँ। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था, जो उनके ऑफिसर्स जो भी आए थे, कोचेस, कि गोल्ड के ऊपर 5 लाख और सिल्वर पे 3 लाख था। आज 26 है, मुझे 1 रुपया नहीं मिला है, और ना ही मैं वो आगे सर्वाइव करने के लिए मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि हर एक कैंप, हर एक टूर्नामेंट में एक्सपेंसिव 30,000 to 40,000 होता है। वो भी एयर ट्रैवलिंग, ये वो आसान नहीं है। तो आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? अब ये सब चीज़ें मुझे बोलनी पड़ी तो फिर क्या है गवर्नमेंट काम करे। नहीं, आप मीन्स इसके लिए आप आगे प्रोसेस कैसे करोगी वो मुझे प्रोसेस अब हम क्या करें, आप बताइए। ओलंपिक में मेडल जीतना है, बट हम नीचे के फ्लोर पे लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी ना मेडल आएगा। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। कुछ लोग, बहुत से ऐसे प्लेयर होंगे, आप आज देखते हो कुछ रील्स आ रहा है, कुछ और कोई बड़े लेवल पे प्लेयर्स है, बट पर्सनल लाइफ में उसकी लाइफ ज़ीरो है। इनकम सोर्स का जरिया नहीं, कुछ नहीं। खेले या इनकम करे, कोई चाय बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। मुझे भी कुछ स्टॉल चालू करना है, मैं उसमें लगी हूँ कि कुछ ना कुछ इनकम सोर्स का जरिया होना ज़रूरी है। मीन्स सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो चाहिए, नहीं मिल रहा है। जो मेहनत भी कर रहे तो भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना। हम मेडल लेके आ रहे लेकिन बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे। बेनिफिट्स मिलेगा नहीं, हम आगे कैसे सर्वाइव करेंगे? यहाँ पे जिम, अगर आपको बॉडी मेंटेन करना है, जिम का खर्चा, स्विमिंग का खर्चा, डाइट का मेंटेन, बहुत कुछ चीज़ें फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते। फैमिली हमारे कंडीशन में तो और भी नहीं सपोर्ट करती जनरली। उनको लगता है कि आप घर पे बैठो, ऐसे में क्या खेलना। तो फैमिली को कैसे कन्विंस किया आपने? फैमिली को मैंने जनरली 6 महीना बताया नहीं मैं खेल रही हूँ। मुझे अच्छा लगा, मैं खेलने लगी। धीरे धीरे थोड़ा अच्छा सपोर्ट यहाँ वहाँ से मिला तो मैंने आगे बढ़ने का सोचा। मेरी फैमिली को बहुत
रेयर पता चलता है, बाहर से पता चलता है कि मेरा कहीं पे इंटरव्यू आया, कहीं मेरा अवार्ड आया। ओह मैं कुछ जगह नहीं शेयर करती हूँ। अगर उनको मेरे लाइफ में मेरे स्पेशली मेरे भाइयों को अगर इंटरेस्ट लगता है कि हाँ ये कुछ अचीव कर रही है, कुछ कर रही है, तो उनको बाहर से पता चलता है, तो ठीक उतना ही। मेरा पर्सनल लाइफ एक सीमित है। घर में सिर्फ मॉम से बॉन्डिंग है, बाकी सब आना जाना बस उतना ही। ओह आप दिन में कितना टाइम बास्केटबॉल के लिए निकालती हो, घर में कितना रहते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताओ थोड़ा। जनरली तो सुबह उठ के मुझे जिम जाना पसंद है, बट मैं जिस घर पे रहती हूँ, जिस एरिया में, चौल में, मुझे किसी की हेल्प लगती है बाहर निकलने के लिए, तो सुबह सुबह निकलना मेरे लिए दिक्कत है। मैं बाद में 11 बजे के बाद निकलती हूँ, जिम जाऊँगी, फिर उसके बाद जिम के बाद वहीं पे कुछ डाइट वगैरह अपना रेगुलर खा के फिर वहीं पे स्विमिंग है। स्विमिंग के बाद आजकल थोड़ा फिजियो के पास जाना पड़ रहा है, लास्ट 4 मंथ से शोल्डर इंजरी हुआ था, तो वो भी एक रूटीन चालू है। पूरा शेड्यूल फिक्स है फिलहाल। और रहा अभी हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है तो प्रैक्टिस बंद है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कहीं से कोर्ट अरेंज हो जाए। अंधेरी वेस्ट में एक DN नगर में है YMC का, मैं वहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। वो हो जाएगा तो 10 दिन में मेरा प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा टीम का। नहीं 100% हो जाएगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हो फिटनेस के लिए भी, और ऐसा बोलते हैं ना कि सपोर्ट नहीं मिलने के बाद भी आप स्ट्रगल करके भी काम कंटिन्यू बास्केटबॉल खेल रहे हो, राइट? तो वही एक स्ट्रांगनेस है आपकी कि लोग अच्छे हाथ पक दिए तो भी नहीं खेल पाते इतना अच्छा, और आपको तो डिसेबिलिटी की वजह से भी आपको दिमाग में कोई बार ऐसा आया है कि भाई डिमोटिवेशन होता है ना, कई बार ऐसा लग जाता है कि भाई नहीं होगा, कुछ ऐसा आता है? कभी स्पॉन्सरशिप नहीं मैनेज होता है, कभी लगता है हमें एसोसिएशन में या फेडरेशन में पॉलिटिक्स चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ें डिस्टर्ब करती है ऐसे टाइम पे। बट हमें अपना एक गोल बनाया तो ये सब चीज़ों को सोचना नहीं है, कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ोगे उतने ऑप्शन, बोलते हैं ना, ऑपोजिट वाले आएंगे, वो तो आने ही है। आप अपना करियर पे फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो, ये सब छोटा मोटा है, उस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ में फेलियर कैसे पॉजिटिव लेके आया? आपकी लाइफ में फेलियर तो आया होगा, ऐसा नहीं बहुत बार आता है तो वही ना, वो फेलियर को आपने कैसे मैनेज किया और फेलियर से आगे कैसे बढ़े, वो जानना है। जनरली कैसा है ना, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे ज़्यादा, जो था मुझे उसी में करना है। सो फेलियर आ रहा है तो मुझे उसे कैसे डाइवर्ट करना है। इनफैक्ट खुद का माइंड भी डिस्टर्ब होता है कभी कभी, उसे भी डाइवर्ट करना है, उसे भी प्रॉपरली गोल की तरह रखना आसान नहीं होता है। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब होती हूँ तो कभी कभी चली जाती हूँ 2-3 दिन बाहर, वहाँ पे थोड़ा अपने आप को टाइम देती हूँ, मेंटल को रिलैक्स करके फिर बैक करना ज़रूरी है। नहीं तो कंटिन्यू कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, बट हमें करने आना चाहिए, क्योंकि कोई आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा, ज़रूरी नहीं आपको हर टाइम सपोर्ट मिलेगा, बस यही चीज़ है। आप एक इंडिपेंडेंट वुमन हो गीता मैडम, तो वुमेन्स को इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी क्यों है? हमारी ऑडियंस को, हर एक वुमन को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक वुमेन्स के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, स्किल्स भी होती है, पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हस्बैंड मना कर रहा है, ये कुछ ना कुछ डरती है ना, कि बोलते हैं कि भाई मुझे करना है बट मैं नहीं कर पाऊँगी, कैसे करूँगी, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो डाउन चला जाता है, और कहीं ना कहीं वो नहीं निकल पाती है घर से बाहर। तो अभी वुमेंस डे भी आ रहा है हमारा, तो मैं एक ऐसा पॉइंट्स आप बताना चाहोगे कि हर एक वुमन अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए? तो पहले तो मैं खुद सिंगल हूँ तो इतना प्रेशर मुझे भी पता है आसान नहीं होता है हम लोगों के लिए। हस्बैंड को, बच्चे को मैनेज करना, उसके स्कूल, फिर अपना करियर। मोस्टली वुमेंस को मैंने गिव अप करते देखा है। yes. कि उनको लगता है कि अभी शादी हो गई तो फिर घर ही संभालना है, घर के ही काम करने हैं, वो उनकी मेंटेलिटी निकालिए बात। हाँ, वो हाँ आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करते हो। मैनेज करने आना चाहिए, नहीं आ सके तो फिर आपका अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है और नहीं भी कर रहा है तो उससे थोड़ा कन्विंस तो करना ही पड़ेगा। वही प्रॉब्लम होता है ना, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर पाते। हाँ, तो नहीं तो कोई लेडीज ऐसी नहीं है, कोई वुमेन्स ऐसी नहीं है कि जिसके पास टैलेंट ना हो। हाँ, हर एक के पास कुछ ना कुछ है, बट ढूंढना तो खुद ही को है, खुद ही को ऑप्शंस निकालने हैं। अगर आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते हो तो घर से आपको कुछ निकालना है। घर में मोस्टली हस्बैंड लोगों को कैसा रहता है, उनके पेरेंट्स के दबाव की वजह से शायद वो रेडी नहीं होते होंगे, बट मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई हस्बैंड मना करता है कि भाई तो कुछ मत कर, घर पे बैठ।
नहीं, ऐसी फैमिली भी है जो है, ऐसा नहीं हुआ, अभी मॉडर्न जमाना भी आ गया, हर एक वुमन इंडिपेंडेंट हो चुकी है ऑलमोस्ट, राइट। पर बहुत सारी ऐसी वुमेन्स भी है जो अभी घर पे ही है, उसको इंडिपेंडेंट बनना है पर उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं वो कहीं पे लैग कर रही है। तो फिर ऐसे में शादी क्यों करना है जब ये सब चीजें आपको फेस शादी करना है? करने के बाद देखो, हाँ। हर एक का होता है ना कि सिंगल होते भी वो नहीं कर पाती है, शादी करके भी कर लेती है। तो वही एक स्ट्रांगनेस होना, बोलते हैं ना कि पैसा है, जरूरत क्या है पैसे कमाने की, हस्बैंड कमा रहा है ना। हाँ, तो ये वो वो mindset डिपेंडिंग नहीं हो जाती है ना हाँ, हस्बैंड पे भी। डिपेंडिंग हो रहा है। तो वो तो खुद को डिसाइड करना है कि मुझे हाँ। डिपेंडिंग होना है या Yes. कंटिन्यू है। अगर आप शादी कर रहे हो और शादी से पहले ही ये सब चीजें क्लियर करते हो तो बेटर है। आपको एक शेयर करूंगी मेरी टीम का। ज्योति करके एक लड़की है, 2019 में नहीं 19 में उसने हमारा बास्केटबॉल ज्वाइन किया था। एकदम बहुत अच्छी टॉप प्लेयर है। पर लॉकडाउन में तो आपको पता था स्पोर्ट्स बंद है। फिर उस बीच में उसकी शादी हो गई, लव मैरिज। शादी होने से पहले उसके हस्बैंड से उसका क्लेरिफिकेशन था कि मुझे कंटिन्यू खेलने दिया जाएगा। उसके इनफैक्ट उसके ससुर मतलब जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने भी बोला कि हाँ आप खेल सकते हो। शादी होते हैं आने नहीं दिया, आज तक नहीं आ पा रही। और वो लिटरली कभी कभी हमसे बात करती है तो उससे रोने आता है कि मैंने क्यों शादी की। वही ना, वो लड़की ने कितने सपने देखे होंगे अपने लिए। उसका स्टार्ट हुआ ही था करियर और उसने फुल स्टॉप लगा दिया। और आज वो कितना भी चाहे तो उसको घर से आने नहीं मिल रहा है। हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है, पर वो सपोर्ट प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा तो मतलब ही नहीं है ना ऐसे सब का। और होते ना इंडिया में जो है ना, इंडिया की जो लड़कियां है, इंडिया की जो वुमेन्स है, हर एक 18 साल के लेकिन बहुत 75 ईयर की वुमन भी आगे बढ़ चुकी है। आप देखिए आज 85 ईयर्स के लोग ही मैराथन दौड़ रहे हैं, उनके पास हमारे से ज़्यादा मेडल्स है। तो मैं मैराथन वगैरह अटेंड करती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को मैं एक 80 ईयर्स की मैम है प्रमीला करके, उनको मिलती है हर मैराथन में और वो एक्टिव है। तो वो अगर इस उम्र में एक्टिव है तो सब हो सकते हैं। वो डिपेंडिंग है आप कैसे मैनेज करते हो। आपके फिटनेस का राज बता सकते हो कि आप इतनी फिट हो? आप मेरे सामने बैठे हो, मैं लाइव देख रही हूँ। हाँ नहीं, मैं अभी एक्चुअली इतनी फिट नहीं हूँ। आप इससे पहले 2 महीने पहले मिलते तो ज़्यादा फिट थी। बिकॉज मेरा शोल्डर इंजरी हुआ तो मुझे 4 महीने से जिम बंद, स्विमिंग बंद। मेरा शोल्डर का टायर हुआ था तभी, बट वो 6 महीने पहले ही बात थी। ठीक हो गया, बट हाथ थोड़ा वीक है तो उस चीज़ को लेवल में लाने के लिए टाइम लग रहा है। यहाँ पे आप 6 महीने अपने आप फिटनेस पे काम करो तो जाके प्रॉपर्ली एक एथलेटिक की बॉडी दिखती है। आपके फ्यूचर प्लानिंग्स कैसे है? हाँ, फ्यूचर प्लानिंग तो अभी जो स्टार्ट किया मैंने, एक ट्रस्ट है। मैंने जो सर्वाइव किया इतने टाइम में स्पोर्ट्स में स्पेशली, मैं चाहती हूँ कि आगे और भी पैरा स्पोर्ट्स प्लेयर आए तो उनको सपोर्ट मिले, बेसिक सपोर्ट मिले। छोटे छोटे ज़्यादा नहीं कि बड़ा कुछ दे सकूँ, बट जैसे एक नॉर्मल व्हीलचेयर की ज़रूरत है, एक स्पोर्ट्स व्हीलचेयर की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है। इक्विपमेंट में उनके कैसे होते हैं, अभी किसी को जैवलिन की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो जो इक्विपमेंट्स आते हैं। प्लस किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी के पैर का जो कैलिपर होता है वो प्रोस्थेटिक, ये सब चीज़ों की बेसिक नीड्स मैं सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मेरे कॉन्टेक्ट के थ्रू लोग आ भी रहे सब सपोर्ट करने। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि रोटरी क्लब सपोर्ट कर रहा है। रोटरी क्लब आज हर एक एरिया में है और उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे, मेरी टीम के लिए भी। मैं जब भी कुछ मांगती हूँ तो वो उनसे एज वेल जो भी पॉसिबल है वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस बेस पे मैंने इसलिए ट्रस्ट स्टार्ट किया ताकि और भी लोगों को आगे ला सकूँ और इन केस फ्यूचर में कभी बड़ा सपोर्ट मिले तो एक एकेडमी शुरू करने का प्लान है। या बहुत ग्रेट, क्योंकि वो ये ना कि गीता चौहान जैसी कितनी सारी वुमेन्स, कितनी सारी लड़कियां सीख पाएगी आपसे, और आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो से उसमें भी आएगा ना। कॉन्फिडेंस अपने लोगों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँ तो फिर मैंने क्या किया। मेडल तो बहुत सारे आज प्लेयर ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, उन्होंने कितना इनिशिएटिव लेके सामने दूसरे प्लेयरों को हेल्प किया। क्या होता है ना, ग्रास लेवल पे सब अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बट आप जिस दिन एक बड़े लेवल पे हो जाओ ना, फिर बाकी आप नीचे लोगों को भूल जाते हो। सो वहाँ मुझे गलत लगता। आप अपने साथ साथ अपने ही टीम को या अपने सर्कल को भी आगे लेके बढ़ो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बस उतना ही काफ़ी है। ज़्यादा कॉम्पिटिटर भी आपके होंगे बहुत है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही उतने दुश्मन तैयार हो रहे ऐसा लगता है। तो कैसे आप उससे आगे बढ़ने के लिए कैसे उनको बीट करते हो कि हर एक आप
इंडियन टीम की कैप्टन हो, है ना, तो वहां तक की जर्नी तो इजी तो रही नहीं होगी, कितने सारे कॉम्पिटिटर आए होंगे, तो कैसे वहां से आप बाहर निकले और पहली आज? बात तो सबसे बड़ा उनको इग्नोर करो। ओके। मेरा कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं है, मेरा खुद के साथ है। वाह। कि मैं खुद के लिए जो मेरा एक ड्रीम है, जो मेरा एक है कि मुझे जहाँ पे पहुँचना है उसके लिए मुझे खुद से फाइट करना है। जिससे मैं कभी कभी अप डाउन होती हूँ तो मुझे मेरी फाइट खुद से होती है। मुझे मेरी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत साल लगे। मैंने स्पोर्ट्स में आके अपने डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया। मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे ऐसी लाइफ दी है तो कुछ और करने के लिए, और उसका रिजल्ट मुझे मिला कि हाँ मैं कुछ और कर रही हूँ और आम लोगों से बेटर कर रही हूँ। तो मुझे भी डिसेबिलिटी में इतना कुछ फील नहीं होता। प्राउड फीलिंग होती है ना कई बार कि चलो मैं इतना कर रही हूँ, इतना होने के बाद एक प्राउड फीलिंग है ना खुद के लिए। मुझे ऐसा लगता है मैंने सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट कमाया हाँ। जो डिसेबिलिटी होके एक घर में बैठ के नहीं मिलती। नहीं मिलती। उसमें आपकी फैमिली भी वैल्यू आपको कम समझती है, तो सोसाइटी तो क्या ही समझेगी। यही रीज़न है बस। मेरा फाइट हमेशा खुद से रहा है। मैं किसने क्या किया, क्या बोला, उस सब पे ध्यान नहीं देती हूँ। गीता चौहान आजू बाजू आगे पीछे कुछ देखती रही, खुद के लिए सोचती है, खुद के लिए जीती है, बस खुद के लिए करना है मुझे और मेरी टीम के लिए। और इम्पोर्टेंट मेरा है कि मेरा टारगेट एक वो है कि अगर मैं उस मुकाम पे पहुँचती हूँ तो मैं शायद 10 लोगों के रास्ते और खोल सकूँ। वाओ। तो वो एक है बस माइंड में, होप्स मुझे वहाँ पे इंटेंशन अच्छा है ना आपका कि आप टीम को साथ में लेके चलती है, इसीलिए आप इंडियन टीम के कैप्टन हैं। कोशिश करती हूँ बस मेरे से जो पॉसिबल हो सके। कोशिश करता है वही तो आगे आता है। हर कोई कोशिश नहीं कर पाता है ना। वो बोलते हैं ना कोशिश कर रहे थे तो हार तो नहीं होगी। हम लोग कैसे होते हैं अपनी जोन तक ही सीमित रहते हैं। कभी किसी के लिए हमने कुछ किया और वहाँ से नेगेटिव रिप्लाई आया तो माइंड डिस्टर्ब होता है कि अरे मुझे ऐसे रिजल्ट मिल रहे थे मैं क्यों करूँ। आपको रिजल्ट आना ही आना है। आप कितने लोगों के लिए कुछ भी करो बट रिजल्ट वही आने वाला है कि वो है, तो उसके लिए पहले प्रिपेयर्ड रहो। अपना काम करो, वहाँ से हट जाओ, बस खत्म। मेहनत करते जाओ बस। अब मैम आप नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, तो जब फर्स्ट टाइम आपको गोल्ड मेडल मिला तो तब कैसा एक्सपीरियंस था? 2017 में जब मैंने पहला नेशनल्स खेला था, हम एक भी मैच जीते नहीं थे, सब हार गया। 2018 में फिर से नेशनल था कोयम्बतूर में। हम बैक टू बैक सारे मैचेस जीतते गए और फाइनल मैच तमिलनाडु वुमेंस के साथ था जो ऑलरेडी नेशनल लेवल पे 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट थी, 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट। सो उनको बीट करना हमारे लिए आसान नहीं था। और 2017 में एक भी मैच नहीं जीता और 2018 में आप बैक टू बैक जीत रहे हो। तो फाइनल में जब उनके साथ था, 3rd क्वार्टर तक ऑलमोस्ट ये लगा कि हम हारने वाले हैं। तभी फिर मैं इतनी भी एक्सपीरियंस नहीं थी, 1 साल में मैं कितना ही डेवलप करूँगी गेम को। मैंने फिर भी बहुत एफर्ट डाला, उसमें टॉप स्कोरर रही हूँ और मेरी टीम ने भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग दिया और हमने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था। वो नेशनल्स मेरे लिए बहुत बोलते ना बहुत यादगार रहा हमेशा से। उसमें जो कंडीशन हमारी थी ना, मुझे आज तक महसूस होता है कि अरे हम हारने वाले थे बट हमने गिव अप नहीं किया। तो मैंने भी नहीं किया, बहुत मिस्टेक भी किया मैंने, बट हम जीते। एक अंदर से होप थी नहीं जीत जाएंगे। पता नहीं होप्स का तो मुझे आइडिया नहीं, बस उस टाइम पे रुकने का ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैच कंटिन्यू चलते हैं। कभी उनका स्कोर ज़्यादा हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, तो माइंड डिस्टर्ब होता रहे। इनका स्कोर हो रहा है मतलब ये जीतेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करना है मैंने वहीं सीखा। माइंड को आपको कंटिन्यू खेलना ही है, एफर्ट डालना ही है। इनफैक्ट अभी 2023 में हमारा फिर से नेशनल था, जब ये कर्नाटका प्लेयर के साथ सेमीफाइनल था। उसमें लिटरली उनका स्कोर ज़्यादा था, हमारा कम था। लगे इस बार हमारा गोल्ड गया हाथ से। मैंने बैक टू बैक बहुत बोलते ना एफर्ट डाला और उस चीज़ को कन्वर्ट किया। इनफैक्ट फ्री थ्रो भी कंटिन्यू ज़्यादा कन्वर्ट किए ताकि हम मैच जीत सके। बट लिटरली सिर्फ 5 सेकेंड बचा था और हमको लगा कि गेम गया हमारे हाथ से। बट मेरी फ्रेंड ने लिटरली उसने इतना अटेम्प्ट किया था उस मैच में और उसका स्कोर कन्वर्ट नहीं हो रहा था। उस 5 सेकेंड में उसने दूर से फेंका और लिटरली गया और हम जीत गए। सो उस वक्त सब रो रहे कैसी थी उस टाइम? हम सब रो रहे थे। वो फीलिंग अलग थी। और जब जीते ना तो एक दूसरे को हक करके लिटरली
टीम बॉन्डिंग देखा मुझे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। मीन्स टीम बॉन्डिंग होना भी जरूरी बहुत है। ज़रूरी टीम के है। बिना कुछ नहीं हो आप। टीम के बिना कुछ नहीं है, टीम समझती नहीं है ना हर कोई। अलग अलग स्टेट में कैसा होता है कि वुमेन से कम्युनिकेशन इशू, बॉन्डिंग बहुत कम बैठता है लोगों का। एक तो अगर आप साउथ के प्लेयरों को बुलाओ तो हिंदी नहीं आती उनको, तो बहुत सारी इश्यूज होते हैं, लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, बहुत होते हैं लैंग्वेज इशू। बट धीरे धीरे वो उतना टाइम स्पेंड होना चाहिए एक दूसरे के साथ, उतना प्रैक्टिस का टाइम मिलना चाहिए, बॉन्डिंग होना चाहिए। हाँ, हमारे इंडिया टीम में एक सबसे बड़ा इश्यूज ये होता है कि हमारे पास, हम इंटरनेशनल मैच के लिए जा रहे हैं लेकिन हमारे पास जाने से पहले 6 महीने का प्रैक्टिस नहीं है। कभी इस बार तो हम बिना प्रैक्टिस के जाके आए, तो कैसे मैच जीतेंगे? वही बता रही हूँ, आसान नहीं है। इस बार बिना प्रैक्टिस के गए तो जो उसको इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ था वो यहाँ हो गया। रिजल्ट हमें पहले ही पता था, मुझे भी, बट हम क्या कर सकते हैं, फेडरेशन हमें सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, एटलीस्ट वो हमें भेज तो रही है। और उस अमाउंट वहाँ पे पर्टिकुलर 20 लाख से 30 लाख रुपया खर्चा होता है। तो फेडरेशन सोचिए कितने मुश्किल से मैनेज करती है। इनफैक्ट मैं फेडरेशन के साथ भी काम कर रही हूँ। 23 में आफ्टर लॉकडाउन हमारी इंडिया फेडरेशन बंद होने की कंडीशन पे था, नेशनल्स नहीं हो रहे थे लॉकडाउन के बाद। कंडीशन तो आपको पता ही था कैसा था सब जगह, तो हमारे टूर्नामेंट नहीं हो रहे थे। और हमारे बॉम्बे में इतने न्यू प्लेयर्स ज्वाइन हो गए कि मुझे लगा भी इनको भी तो एक रास्ता मिलना चाहिए, नेशनल्स नहीं होंगे तो रास्ता बनेगा नहीं, फिर इनका भी माइंड डाइवर्ट होगा, गेम से हटेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती है। मैंने मेरे कॉन्टेक्ट्स के थ्रू ऐसा, मैं बहुत सारे इन्विटेशन मुझे आते हैं तो मैं जाती हूँ, टाइम पीरियड्स मुझे अवेलेबल रहेगा मैनेज करके। तो वहीं पे मुझे एक मैम मिल गए थे, धीजू मैम करके, उनसे रैंडमली मेरी बात हुई, वो पूछा आप लोग को क्या सपोर्ट चाहिए, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा नेशनल्स नहीं हो रहे। तो उन्होंने लिटरली दिल से हेल्प किया, उनके कांटेक्ट के सोर्स से उन्होंने 11 लाख मुझे अरेंज करके दिए। और हमारा आफ्टर लॉकडाउन नेशनल्स हुआ छत्तीसगढ़ में, और वहाँ पे भी हमने मेडल जीता, महाराष्ट्र वुमेन्स ने, मेंस ने। तो अभी एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन और एज ए टीम मेट और फेडरेशन के साथ जुड़ना, ये सारा वर्क मैनेज करना आसान नहीं है आज के टाइम में। और आप अकेली हो, सिंगल हो, तो घर को भी देखना है ना? घर को देखने के लिए भाई है, तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मॉम है तो मैं अपना खुद का सारा मैनेज करती हूँ, घर पे डिपेंडिंग नहीं हूँ, तो हो जाता है उससे। आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? बहुत खिचड़ी होती है जनरली। यहाँ पे पर्सनल लाइफ बचती नहीं है। अगर आप एक एथलेटिक हो तो आपकी पर्सनल लाइफ है ही नहीं। हाँ, मैं थोड़ा मैनेज करती हूँ पर्सनल लाइफ को, माइंड थोड़ा रिफ़्रेश होता रहेगा तो मेरा एक फोकस भी लगा रहेगा, वो है। तो आसान नहीं होता है जनरली। तो जैसे आपने इंडियन टीम में जैसे बास्केटबॉल खेला है आपने, तो बास्केटबॉल जो आप नहीं खेल रहे होते तो दूसरा क्या करते हैं पहले? क्या ही कर रही होती, मैं भी वो सोचती हूँ, अगर स्पोर्ट्स में आज नहीं होती तो फिर मैं कहीं गुम हो चुकी होती थी खुद से भी। स्पोर्ट्स में जाना है, इतना इंडियन टीम में कैप्टन बनना है, वो दिमाग में कैसे फिट कैसे हुआ? जनरली कुछ आइडिया नहीं था पैरा का, स्पोर्ट्स के बारे में, कैप्टन बनना, इंटरनेशनल बनना, ऐसा मेरा थॉट कभी था ही नहीं। शुरुआत में मुझे आइडिया ही नहीं था तो थॉट्स आएंगे ही नहीं। जनरली नॉलेज ही नहीं था ओलंपिक क्या होता है, फ्यूचर में इंडिया कैप्टन बनना है, ये मैंने नहीं सोचा। मैंने बस एक अच्छी प्लेयर बन जाऊँ, मेरे दिमाग में यही था। क्योंकि एक उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था ना, हमारे शोल्डर्स में उतने स्ट्रेंथ नहीं थे। हम रिंग के नीचे भी बॉल शूट करें, बिकॉज हम बैठ के खेलते हैं व्हीलचेयर पे। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, एबल बॉडी में जो हाइट पे बास्केटबॉल खेलते हैं ना रनिंग में, हम उसी हाइट पे बैठ के खेलते हैं। तो हमारा अपर बॉडी स्ट्रांग होना डबल ज़रूरी है। हमें व्हीलचेयर टू व्हीलचेयर ऐसा क्लैश नहीं कर सकते, वो फाउल होता है। हमें स्पीड में जाना है। अगर मैं बॉल को लेग पे रखती हूँ तो कोई भी टैप करेगा, और बॉल को लेग पे रख के भी 2 पुश ही अलाउ है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो हमें व्हीलचेयर भी चलाना है, ट्रिपलिंग भी करना है, स्पीड में भी जाना है, किसी व्हीलचेयर को क्लैश नहीं करना है, कट लेके स्पीड लेकर सेम हाइट पे हमें शॉट लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में कंट्रोल करके ही उस गेम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। माइंड स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी बहुत। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, आसान नहीं होता, बट जब खेलते हैं ना पब्लिकों को बहुत मज़ा आता है देखने में। आपको एक नॉर्मल बास्केटबॉल देखने में जितना मज़ा नहीं आएगा जितना हमारा देखने में आएगा। गीता चौहान की रियल लाइफ यही है? हाँ, यही है। आपकी लाइफ में ऐसा बोलना, आपने जैसे बताया फ्यूचर प्लानिंग में बहुत आगे जाना है, ये करना है, तो
कुछ ऐसा सोचा है कि भाई समथिंग डिफरेंट, कुछ आपके लिए कुछ अलग से आपने कुछ सोचा हो कि आपको एक एकेडमी खोलनी है और एकेडमी खोल के आप वो आपकी टीम को आगे ले जाना चाहते हो कि आप सीख तो रहे हो और सिखा भी रहे हो, राइट? तो उन लोगों को भी इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का प्लानिंग है? यस, उनके पीछे मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है। अभी तक कुछ डिसाइड किया है कि कैसे करोगे ये सब चीज़ें मैनेज? सच कहो तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट कोशिश कर रही हूँ कि मेरे कॉन्टैक्ट के ज़रूर जो भी लोग सपोर्ट करने आ रहे मैं शेयर करती हूँ उनसे। अभी ट्रस्ट स्टार्ट किया है रिसेंटली, तो अभी बहुत सारे प्रोसेस पेंडिंग हैं, बट अगर उस लेवल पे लोगों के सामने आया तो मुझे लगता है लोग हेल्प ज़रूर करेंगे, 100% करेंगे। हाँ, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए आज के टाइम में हमारी महाराष्ट्र स्टेट को, वो रोटरी क्लब कर रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र, मुंबई में स्पेशली। तो अभी मैं एक चीज़ बताती हूँ, एथलेटिक के लिए मैं नेशनल लेवल पर प्लेयर हूँ। बास्केटबॉल तो खेलती ही हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन नेशनल लेवल पे एथलेटिक हूँ, रनिंग करती हूँ, व्हीलचेयर रनिंग मैं लास्ट 3 साल से कर रही हूँ। बट जो इंटरनेशनल लेवल पे व्हीलचेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी है 11 लाख की प्राइस। ओके। उसमें मुझे रोटरी क्लब ने 9 लाख स्पॉन्सर्स किया है, अभी भी 1,70,000 पे करना है मुझे, बट उनके विदाउट सपोर्ट मेरे लिए आसान नहीं था। इनफैक्ट मैं एथलेटिक छोड़ना चाह रही थी क्योंकि व्हीलचेयर बाय करना आसान नहीं था। 9 लाख एक कार आ सकती है, आप जानते हो। अब व्हीलचेयर को 9 लाख देखोगे तो आप यकीन नहीं करोगे कि 9 लाख की है। इनफैक्ट ये मेरी रेगुलर व्हीलचेयर भी 4 लाख की है। सो हमारे लिए सब मैनेज करना आसान नहीं है। इंडिया में सब अवेलेबल भी नहीं है, हमें यूके फॉरेन वगैरह से ही मंगाना पड़ता है। उसमें भी हमारी गवर्नमेंट डिसेबिलिटी इक्विपमेंट आने पे कस्टम ड्यूटी चार्ज करती है। और वो इतना ज़्यादा है कि आप एक व्हीलचेयर की कीमत से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी चार्ज लगता है कभी कभी। तो बताए क्या ही हमारी गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए? कुछ नहीं। फिर जब डिसेबिलिटी इक्विपमेंट पे हमें फ्री नहीं मिल रहा है कस्टम ड्यूटी, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। फ़ायदा मीन्स खुद से ही आप खड़ी रही हो, खुद से। और रोटरी क्लब का सपोर्ट रहा है, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका, आज भी लोग हैं ऐसा अच्छा लगता है देख के। तो इसलिए मेरा स्पोर्ट्स में ग्रोथ हो रहा है और उस चीज़ को मैं वहाँ बीच में स्टॉप नहीं करना चाह रही हूँ, तो कंटिन्यू रखा है। नहीं श्योर, हमारे पॉडकास्ट थ्रू मैं भी बोलूँगी कि गीता मैम इंडियन फुटबॉल टीम को जो फुटबॉल की बोले कट मारो यहाँ पे, हाँ लास्ट में ले लूँगी ऐसा। तो कहीं नहीं, मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि आप इतना जो अच्छा सोच रही हो, टीम के साथ आगे बढ़ना चाह रही हो, तो इंडियन गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करे। हर कोई जिससे हेल्प हो पाती है आपको स्पॉन्सर भी करे, और आप जो चाह रही हो आगे जाना वो 100% होगा, वो श्योर है। थैंक यू। बहुत जल्दी होगा, सबकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ, बस उसके लिए देती रहिए। नहीं, आपकी जैसी वुमेन, सही बताओ कि बहुत कम होते हैं कि जो इंसान इतना स्ट्रेंथ लेवल पे आगे बढ़ता है। वो बोलते हैं ना खुद के लिए तो सोचता है, पर लोगों के लिए भी आप सोच रहे हो कि आप लोगों की हेल्प करना चाह रहे हो, आपकी टीम के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये एक बड़ी बात है। कोशिश चालू है बस। नहीं, कोशिश चालू है तो होगा भी सही, राइट? आप कितने इंटरनेशनल ट्रिप किया है आज तक, मीन्स कितने इंटरनेशनल लेवल पे आपने खेला है बास्केटबॉल? ऑलमोस्ट 4 to 5 इंटरनेशनल लेवल पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या फ़र्क रहा है? नेशनल लेवल पे आप स्टेट के साथ खेलते हो, एक उनका जजमेंट, उनका ऐसे आइडिया हो जाता है। बट इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स आते हैं उनका ग्रोथ बहुत फ़र्क है। उनको उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट है, वहाँ से उनको इनफैक्ट खेलने के पैसे मिलते हैं। सिर्फ हमारे पास वो भी नहीं है, हमें काम भी करना है, हमें कुआं भी लाइक खोदना है, रस्सी डालना है, पानी निकालना है, मतलब सब ऑलमोस्ट खुद करना है। सो उनका सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, प्रैक्टिस। हमारे पास सारी चीज़ें होती है। मुझे अच्छा लगता है वहाँ से उनको सपोर्ट है। उनका गेम जनरली यहाँ पे हम यहाँ है, उनके साथ बीट करना आसान नहीं होता है। और जब भी हम खेलते हैं तो मॉरल अप डाउन होता है, बिकॉज वो जीत रहे, हम हार रहे कंटिन्यू, और हम वहाँ पे खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहे, हमारे देश को कर रहे। तो फिर बहुत फील होता है ना, देश को प्रेजेंट करना, देश को करना। जब वहाँ पे मैच शुरू होने से पहले जो राष्ट्रगान होता है ना, बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने कुछ नहीं, बस देश के लिए यहाँ आके एक बार खड़ी हुई, तो मेरे लिए उतना ही बहुत प्राउड फीलिंग है, बहुत बड़ी बात है। आसान नहीं होता है। आसान तो कुछ नहीं है, पर वो आपकी जर्नी में आपने प्रूव करके दिखाया है। जर्नी अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है, जर्नी में सिर्फ प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस में, अब बहुत कुछ करना है, देखते हैं। तो आप दूसरा हमारे वुमेन्स के लिए कुछ बताना चाहोगे?
मैं तो एक ही चीज़, मेरा हमेशा से एक ही रहा है कि मुझे मेरे सपनों ने ज़िंदा रखा है, इसलिए आज मैं हूँ और उस चीज़ को पूरा करने में लगी हूँ। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ है, ढूंढना खुद को है, करना भी खुद को है। ग्रेट। खुद को ही सोचोगे तो ही उस पे काम कर पाओगे, वर्क कर पाओ, सोचोगे नहीं तो कैसे कर पाओगे? सोचते नहीं लोग गिव अप कर देते हैं। गिव अप कर देते हैं। हो जाता है ना कि पीछे खींचने वाले लोग मिलते हैं ना। वो तो मिलते रहेंगे, आपको हर फील्ड में हर जगह मिलेंगे। सोसाइटी ऐसा है ना कि आगे बढ़ने ही नहीं देती किसी को। देखिए क्या बोलना चाहोगे सोसाइटी के बारे में कि जब इंसान आगे बढ़ रहा है तब सोसाइटी बोलती है ये मत करो, वो करोगे, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, तो वो चीज़ों से क्या फर्क पड़ना चाहिए? मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो सोसाइटी इतना भी नहीं बोलती है। अभी सोसाइटी में देखा जाए तो जिसमें रोटरी क्लब का पता है, सिर्फ सोसाइटी लेवल पे ही है ना, वो सपोर्ट कर रहे हैं। सो हमारे घर पे, हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदार यही लोग बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। वही बोलता है, वही ना। सो आप उसी से ही डरते हो, उसी को ही आप माइंड में लेते हो। वो छोड़ो, इग्नोर करो और आगे बढ़ो बस। आपके भी सक्सेस देख रहे हैं, मैं भी एक सिंगल मदर हूँ और आज मैं ट्रैवल करके इतना लोगों की जर्नी बाहर दिखा रही हूँ। मुझे भी पीछे खींचने वाले लोग बहुत मिले हैं, तो बोलने दीजिए। पर अभी जब मैं सक्सेसफुल हुई हूँ ना, तब जाके लोगों को लग रहा है कि नहीं, कोई अच्छा काम कर रही है। हाँ, बस वो रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलता है। आप अपना वर्क कंटिन्यू करो, रिजल्ट मिलना ही मिलना है बस। थैंक यू गीता मैम, आपके साथ बात करके, आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा रहा और बहुत जल्दी आप इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत के आओ, मेरी वो है और हमारी ऑडियंस भी वही चाहती है। और आप जो एक एकेडमी खोलना चाहती हो वो भी बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाए। और मेरे पॉडकास्ट थ्रू मैं बोलना चाहूँगी कि आप गीता मैम को सपोर्ट करना, इंडियन गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूँगी कि इतनी ये वुमन इतनी आगे जाना चाहती है, लोगों को आगे तक पहुँचाना चाहती हो, तो ज़रूर उनकी हेल्प करना। और बस ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, आपका अलग अलग लेवल पे आपकी जर्नी लोगों को दिखाते रहेंगे, मिलेंगे। थैंक यू। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपने मुझसे कुछ चीज़ें शेयर की और मुझसे कुछ चीज़ें पूछी भी। लोगों की नज़र में बहुत सारे चीज़ें आना बहुत मुश्किल होती है, बट जब तक सामने नहीं आएगा तो नहीं दिखता है प्रैक्टिकली। और मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी, आपके आसपास भी कोई डिसेबिलिटी पर्सन है जो घर में है या घर से बाहर नहीं निकल रहा है, उन्हें बाहर निकालने के लिए सपोर्ट कीजिए, क्योंकि घर में लाइफ ख़त्म हो जाती है और कहीं ना कहीं शायद फैमिली भी ख़त्म करती है। तो उन्हें ऐसे ना रोके, बाहर निकालें। आज पैरा स्पोर्ट्स को बहुत अवेयरनेस है, बहुत लोग जानते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बस एक छोटे से सपोर्ट की ज़रूरत है और एक कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है आगे मैनेज कर। थैंक यू डियर। गीता मैम, अब द मैत्री पॉडकास्ट शो में आए तो मुझे आप बताओगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे शो में? अच्छा था। पहले तो ये थोड़ा अर्जेंट बेस पे हुआ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था आना, बट सर ने कहा था जैसे सो मैं आ गई। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके कम्युनिकेट। बट जब मैं आई तो मुझे ऐसा लगा अभी, क्योंकि आप जानते हो कि इंटरव्यू में बार बार वही क्वेश्चंस आते हैं तो मैं भी बोर हो जाती हूँ। बट अभी आपके साथ कम्युनिकेट कर करके मैं भी थोड़ा फ्री हो गई। मुझे अच्छा लगा, माइंड रिलैक्स हो गया। उसके बाद तो अभी मुझे वापस मेरे रूटीन बेस पे जाना है। उसके लिए थैंक यू, आपने इन्वाइट किया। आप ज़रूर बताइएगा, हम और भी स्टोरियाँ आपके सामने शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।